गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ सिंह। चैप्टर फर्स्ट आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के बुक से आपका लिया गया था। उसको हम लगभग आधा कंप्लीट कर चुके हैं। आज उसके आगे का हमको स्टार्ट करना है समरी डेफिनेशंस के साथ में। इसको अपन रीड कर लेते हैं। लेट अस सम अप द डिस्कशन सो फार। We started with a simple definition that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. हमने अभी तक जो स्टार्ट किया था इस चैप्टर को, वो इस लाइन से स्टार्ट किया था कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें जो लीडर्स का जो चुनाव होता है वो हमारी और आपकी जनभागीदारी से होता है, या हमारी और आपकी प्रत्यक्ष भूमिका होती है। हम डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं अपना वोट कास्ट करके और लोगों को चुनते हैं। वी फाउंड दैट दिस डेफिनेशन वाज नॉट एडुकेट अनलेस वी एक्सप्लेन सम ऑफ द की वर्ड्स used in it. Through a series of examples, we worked out 4 features of democracy as a form of government. Accordingly, democracy is a form of government in which 4 पॉइंट्स आपके दिए हुए हैं। तो हमने ये पाया कि जब तक हम इसके कुछ जो प्रमुख शब्द हैं उनके बारे में और स्पष्ट तरीके से जानेंगे, ये परिभाषा पर्याप्त नहीं थी। हमने इसके कई सारे एग्जाम्पल्स लिए। उस एग्ज़ाम्पल्स को जो हमने अभी प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया होगा, उसमें हमने 4 पॉइंट्स निकाले हैं, 4 पॉइंट आउट हैं। उसके बारे में हम जान लेते हैं, जो कि डेमोक्रेसी के मेन आपके पॉइंट्स कहलाते हैं। फर्स्ट है आपका रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। जिनको हम चुनते हैं, जो हमने कहानी पढ़ी थी, जो पाकिस्तान का एक एग्ज़ाम्पल लिया था हमने, कि उसमें जो आर्मी ऑफिसर्स होते थे, तो वो लोग इलेक्टेड नहीं होते थे सीधे जनता के द्वारा, और वो लोग टॉप पे होते थे, और वही सारे लास्ट जो भी डिसीजंस होते थे वो उनके अधिकार क्षेत्र में आता था। जिनको हम चुन के भेजते थे, जो पाकिस्तान के जो लोग थे जो चुन के भेजते थे जनरल असेंबलीज़ में या फिर स्टेट काउंसिल असेंबलीज़ में, तो उनके पास वो खास पावर्स नहीं होती थी। तो रूलर सेलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस का मतलब होता है कि जिन्हें हम चुनते हैं, जिन्हें हम और आप अपने वोट कास्ट करके चुनते हैं, उन्हीं को फाइनल डिसीजन लेने की या अंतिम निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। सेकेंड है आपका इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स। डेमोक्रेटिक तौर पे जो आपका इलेक्शन होता है वो निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि हम और आप उस पर चुनाव लड़ भी सकते हैं, और जो मौजूदा सरकार अभी काम कर रही है उसको हम हटा भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। ये आपका डेमोक्रेसी का फ़ायदा होता है। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज़ अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस। ये जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, जो विकल्प है, जो अवसर है, ये सभी लोगों को एक समान तौर पर मिलना चाहिए, और वो मिलता है डेमोक्रेसी पे। The exercise of this choice leads to a government limited by basic rules of the constitution and citizens' right. इस इलेक्शन से या इस चुनाव से बनी सरकार संविधान के द्वारा या कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो आपके बेसिक लॉज होते हैं और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है। ऐसा नहीं है कि ये अपने मनमानी तरीके से काम करना स्टार्ट कर देती है। कभी कभी हमको ऐसा देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट थोड़ा सा अपने हिसाब से डिसीजंस वगैरह लेती है, लेकिन उसके लिए फिर कई सारी बॉडीज़ होती हैं, लोग प्रोटेस्ट करते हैं, धरने पे बैठते हैं, अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट दबाव बनाती हैं, या कोर्ट्स वगैरह हैं, अपोजिशन पार्टीज़ हैं, तो इस पर थोड़ा सा दबाव होता है। जवाबदेही बनती है, जो सरकार पे रहते हैं उनकी जवाबदेही बनती है और लोगों के प्रति, जिससे दबाव बना रहता है और काम थोड़ा सा सही तरीके से होता है। 1.3 वाई डेमोक्रेसी। एन आर्गूमेंट ब्रोक आउट इन मैडम लिंदो क्लास. She had finished teaching the previous section on what is democracy and asked the students if they thought democracy was the best form of government. Everyone had something to say. मैडम अपनी क्लास में पढ़ा रही थी कि डेमोक्रेसी क्यों होनी चाहिए या डेमोक्रेसी क्या है। उस पर स्टार्टिंग पे एक छोटी सी डिबेट थी स्टूडेंट्स के बीच में, तो उसी के बेसिस के हिसाब से अब उन्होंने स्टार्ट किया कि डेमोक्रेसी क्यों होनी चाहिए या डेमोक्रेसी से हमें बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो उस पर कुछ डिबेट्स हैं, उनको देख लेते हैं। योलांदा कहना है
We live in a democratic country. All over the world, people want democracy. Countries that were not democratic earlier are becoming democratic now. All great people have said nice things about democracy. Isn't it obvious that democracy is the best? Do we need to debate this? जो पहला स्टूडेंट है आपका जोलांदा, इसका कहना है कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। आप दुनिया के लगभग किसी भी देश में देखिए, अप्रॉक्सीमेटली किसी भी देश में देखिए कि वो एक डेमोक्रेटिक सेटअप अपना देश में बना के रखे हैं। जो पहले आपका डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पे नहीं थे, वो आज धीरे धीरे प्रेजेंट टाइम में धीरे धीरे वो डेमोक्रेटिक सेटअप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया के लगभग कई सारे लीडर्स और कई सारे महान जो डेमोक्रेसी के पक्ष में बातें करते हैं, उन्होंने भी कहा है कि डेमोक्रेसी एक बढ़िया चीज़ है, इससे लोगों को चौमुखी विकास का मौका मिलता है। तो क्या ये सारी चीज़ें पर्याप्त नहीं होंगी कि डेमोक्रेसी एक बेहतर है, और क्या हमें इस पे और डिबेट करनी चाहिए? तो अगली जो स्टूडेंट है तांकिनी, उसका कहना है बट लिंदो मैडम हैड सेड वी शुड नॉट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज इट इज़ फेमस, जस्ट बिकॉज एवरीवन एल्स एक्सेप्टेड इट, इजंट इट पॉसिबल दैट एवरीवन इज़ फॉलोइंग द रॉन्ग पाथ। इनका कहना है कि मैडम कहती हैं कि हमको वो चीज़ सहर्ष स्वीकार नहीं करनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा फेमस है। जो बहुत ज़्यादा फेमस, हमको सिर्फ उसको हम बिना जांचे परखे सीधे एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए। सब लोग अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हमें भी उसी लाइन पे नहीं जाना चाहिए। हो सकता है कि जो लोग उस लाइन पे जा रहे हैं वो गलत हों, तो हमें थोड़ा सा जांच परख कर लेनी चाहिए। तो जेनी का कहना है यस, इट एक्चुअली इज़ अ रॉन्ग पाथ. What was democracy brought to our country? 7 decades of democracy and there is so much poverty in the country. जेनी का थोड़ा सा निगेटिव सोचना है। उनका कहना है कि हम बिल्कुल गलत रास्ते पे हैं। इतने साल से हमारे देश में डेमोक्रेसी है। हमने आज़ादी के बाद इस देश को डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पे बनाया है। तकरीबन 70 साल बीत चुके हैं इस डेमोक्रेसी को, और इस डेमोक्रेसी की वजह से यहाँ पे गरीबी और भुखमरी जैसी समस्याएं आज भी बनी हुई हैं। रिव्यांग का कहना है बट वॉट हैज़ डेमोक्रेसी गॉट टू डू विद इट? डू वी हैव पावर्टी बिकॉज वी आर डेमोक्रेटिक, और डू वी हैव पावर्टी डिस्पाइट बीइंग अ डेमोक्रेसी? इनका कहना है कि लोकतंत्र इसमें क्या कर सकता है? क्या हमारे यहाँ लोकतंत्र के कारण गरीबी है, या फिर लोकतंत्र होने के बावजूद भी गरीबी है? जेनी का कहना है वॉट एवर हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? द पॉइंट इज दैट दिस कांट बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी ऑल अबाउट चाओस, instability, corruption and hypocrisy. Politicians fight among themselves. Who cares for a country? रिव्यांग के बाद जेनी का कहना है कि जो भी हो इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्या ही डिफरेंसेस निकल के आते हैं। मुद्दा ये है कि जो गवर्नमेंट है, ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जो लोकतंत्र का जो शासन व्यवस्था है, इसको हम सर्वश्रेष्ठ नहीं मान सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र की वजह से आप देख सकते हैं कि स्टेबिलिटी नहीं होती है, गवर्नमेंट फ्लक्चुएट होती रहती है, चेंज होती रहती है, भ्रष्टाचार है, आपका अराजकता फैलती रहती है, बहुत ज़्यादा हिपोक्रेसी है, पॉलिटिशियंस आपस में फ़ाइट करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं सिर्फ सत्ता को पाने के लिए। उनको देश की या जनता की नहीं पड़ी हुई है। तो फिर पाइमॉन कहते हैं कि सो व्हाट शुड वी हैव इंस्टीड? गो बैक टू द ब्रिटिश रूल, इनवाइट सम किंग्स टू रूल द कंट्री। अब जेनी की बात से लोग इत्तेफाक नहीं रहते हैं, तो पाइमॉन का कहना है कि तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? अब वापस हम चले जाएं पुराने टाइम पे और ब्रिटिशर्स को हम इनवाइट कर दें कि आप कोई अपने रूलर्स को भेजो और यहाँ पे वो अपना शासन चलाएं। तो हम अपना खुद का शासन नहीं चलाएं, डेमोक्रेसी हटा के हम क्या ऐसा कर दें? रोज़ का कहना है आई डोंट नो, आई थिंक दैट दिस कंट्री नीड्स अ स्ट्रॉन्ग लीडर, समवन हु डज नॉट हैव टू बॉदर about elections and parliament. One leader should have all the powers. He should be able to do whatever is needed in countries interested. That alone can remove corruption and poverty from this country. रोज़ का कहना है कि हमको एक ऐसा लीडर चाहिए जिसे कानून व्यवस्था या पॉलिटिशियंस के साथ में या फिर पार्लियामेंट से कोई मतलब ना हो, उसके पास सारी पावर्स उसके हाथ पे हो, वो जैसा चाहे वैसा करे, और इसी की वजह से हो सकता है कि करप्शन और पावर्टी इस देश से ख़त्म हो सकती है। समवन शाउटेड
दिस इज़ कॉल्ड डिक्टेटरशिप। बीच में जैसे ही रोज़ ने ये अपना वक्तव्य दिया, ओपिनियन दिया, उसी के बाद से किसी ने बीच क्लास में से कहा दिस इज़ कॉल्ड डिक्टेटरशिप। इसको हम तानाशाही का नाम भी दे सकते हैं। होई करके एक स्टूडेंट है, वॉट इफ़ दैट पर्सन स्टार्ट यूजिंग ऑल दिस पावर्स फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली, वॉट इफ़ ही इज़ करप्ट हिमसेल्फ। होई का कहना है कि क्या पता वो पावर में आने के बाद वो इसका मिसयूज़ करने लगे, मिसलीड करने लगे सारी चीज़ों को, और वो सारी पावर्स को अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए यूज़ करने लगे और बहुत ज़्यादा करप्ट हो, तो फिर क्या होगा। तो रोज़ का कहना है आई एम स्पीकिंग ओनली ऑफ द हॉनेस्ट, सिंसियर एंड स्ट्रॉन्ग लीडर। रोज़ का कहना है कि एक ऐसे व्यक्ति को ये पावर दी जाए जो कि ईमानदार हो, स्ट्रॉन्ग हो और उसे इस देश की फ़िक्र हो। होई का कहना है बट दैट इज़ नॉट फेयर, यू आर कंपेयरिंग अ रियल डेमोक्रेसी विथ एन आइडियल डिक्टेटरशिप, वी शुड कंपेयर एन आइडियल विथ एन आइडियल, द रियल विथ द रियल, गो एंड चेक द रिकॉर्ड ऑफ डिक्टेटर्स इन रियल लाइफ, दे आर मोस्ट करप्ट, selfish and brutal. It is just that we don't get to know about this, and what is worse, you can't even get rid of them. इनका कहना है कि तुम वास्तविक लोकतंत्र की तुलना आदर्श तानाशाही के साथ कर रही हो। हमें आदर्श की तुलना आदर्श के साथ और वास्तविक की तुलना वास्तविक के साथ करनी चाहिए। अब तानाशाह की जो ज़िंदगी है, उनकी रियल लाइफ को देखिए, वो डेमोक्रेटिक लीडर से ज़्यादा करप्ट होते हैं, ज़्यादा ब्रूटल होते हैं और ज़्यादा सेल्फिश होते हैं। और अगर आप उनके बारे में ज़्यादा जान नहीं पाते हैं क्योंकि वो अपनी बहुत ज़्यादा जानकारी से लीक करते नहीं हैं, क्योंकि वो जितने भी मीडिया हाउसेस वगैरह होते हैं सबके ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित करके रखते हैं और ज़्यादा चीज़ें उनके बारे में रिवील हो नहीं पाती हैं। और अगर एक बार कोई डिक्टेटर आपका शासन हाथ पे ले लेता है तो आप उसको फिर हटा भी नहीं सकते हैं। मैडम लिंडो वॉज लिसनिंग टू दिस डिस्कशन विथ इंटरेस्ट, नाउ शी स्टेप्ड इन, आई वॉज डिलाइटेड टू सी यू ऑल arguing so passionately. I don't know who is right and who is wrong, that is for you to settle, but I did feel that you all wanted to speak your mind. You may have felt very bad if someone tried to stop you, or if someone punished you for saying what you felt. Would you be able to do that in a country that is not democratic? Is that a good argument for democracy? जो उनकी मैम थी वो सारी चीज़ें बहुत ध्यान से सुन रही थी। जब डिस्कशन आपका आगे बढ़ने लगा तो उन्होंने एक कदम आगे बढ़ा के उस डिस्कशन पे खुद को पार्टिसिपेट करने के लिए कहा, और उन्होंने कहा कि आप लोग, ये देख के बहुत अच्छा लगा कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से डिबेट कर रहे थे, बहुत पैशनेट तरीके से डिबेट कर रहे थे। मुझे ये नहीं पता है कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, मैं इस पर कोई निर्णय नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन ये आप लोग आपस में सेटल कर लीजिए कि डेमोक्रेटिक सेटअप अच्छा है या नहीं है। लेकिन उन्होंने एक पॉइंट रखा डेमोक्रेसी के फेवर में कि आप लोग ये सारी चीज़ें बातें कर रहे थे, अगर ऐसा होता कि आपको बीच में रोका जाता है, टोका जाता, या आपके इस तरह से ओपन माइंडेड चीज़ें कहने पे आपको अगर पनिश किया जाता, सज़ा दी जाती, तो आपको कैसा लगता। यही चीज़ आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री पे हैं तो कह पा रहे हैं। अगर आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री पे नहीं होते, लोकतांत्रिक देश में नहीं होते, तो क्या ये सारी चीज़ें आप कह पाते? क्या आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होती? तो क्या ये एक अच्छा साइन नहीं है, या क्या एक अच्छा पॉइंट नहीं है कि आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री पे हैं और आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को पाते हैं? आर्गूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के खिलाफ जो बातें की जाती है, तर्क किया जाता है उनके बारे में। दिस कन्वर्सेशन हैज़ most of the arguments that we routinely hear against democracy. Let us go over some of these arguments. First है आपका, leaders keep changing in a democracy, this leads to instability. ये बात बिल्कुल सही है कि लीडर्स आपका चेंज होते रहते हैं डेमोक्रेसी में, क्योंकि किसी एक व्यक्ति को हम 10 या 15 साल के लिए एक साथ नेता नहीं बना सकते हैं। उसमें थोड़ा सा अंतर होना ज़रूरी है, क्योंकि जनता के पास पावर से पाँच साल पे ही एक बार आती है। अब उसमें भी अगर डिले कर दिया जाएगा तो फिर डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगी, और हर 5 साल में आपका चेंज होता रहता है, इसलिए इंस्टेबिलिटी बनी रहती है। डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले। देयर इज़ नो
स्कोप फॉर मॉरलिटी। डेमोक्रेटिक खिलाफ ये बात की जाती है कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई है और सत्ता को हथियाने का खेल है। यहाँ पे आपका मोरालिटी की, नैतिकता की कोई भी जगह नहीं है। सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इज लीड्स टू डिलेज। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी हो जाती है, कोई भी फैसला आपका जल्दी नहीं आ पाता है। ओके, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजंस। चुने हुए नेताओं को ये भी नहीं पता होता है कि जो पब्लिक का जो इंटरेस्ट है, पब्लिक के जो हित की बात है वो क्या होनी चाहिए, और इसके चलते फैसले आपके गलत या ख़राब हो जाते हैं। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। लोकतंत्र में जो चुनाव होता है वो बहुत खर्चीला होता है, उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो इसकी वजह से भी आपका लोकतंत्र में भ्रष्टाचार आपका ज़्यादा बढ़ता है कि जो एक बार इन्वेस्ट किया है अपने चुनाव जीतने के लिए, तो वो जीतने के बाद कवर भी करेगा। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। सामान्य लोगों को पता भी नहीं होता है कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ ख़राब है, इसलिए उन्हें किसी भी चीज़ का फैसला नहीं लेना चाहिए। आर देयर सम अदर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी दैट यू कैन थिंक ऑफ? Which of these arguments applies mainly to democracy? Which of these can apply to misuse of any form of government? Which of these do you agree with? Clearly, democracy is not a magical solution for all the problems. It has not ended poverty in our country, and in other parts of the world, democracy as a form of government only ensure that people take their own decisions. This does not guarantee that their decisions will be good. People can make mistakes. Involving the people in these decisions does lead to delays in decision making. It is also true that democracy leads to frequent changes in leadership. Sometimes this can set back big decisions and affect the government's efficiency. लोकतंत्र सभी समस्याओं को ख़त्म करने की कोई जादू की छड़ी नहीं है। लोकतंत्र ने हमारे देश में या दुनिया के अन्य किसी भी हिस्से में गरीबी नहीं मिटाई है, ये भी सही बात है। लोकतंत्र का मेन मतलब ये निकलता है कि लोग अपने फैसले खुद ले सकें, यही आपका डेमोक्रेसी का मेन मतलब निकलता है। सरकार के स्वरूप के तौर पे लोकतंत्र सिर्फ इसी बुनियाद को चीज़ को देखता है। इससे इस बात की गारंटी नहीं हो जाती कि उनके सभी फैसले अच्छे होंगे। अगर हम और आप खुद के फैसले ले रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो खुद के फैसले लेने पे हम सही भी हो जाएं। कभी कभी हमसे भी गलतियां हो जाती हैं, जो लीडर्स वहाँ पे बैठे हुए हैं उनसे भी गलतियां हो जाती हैं। या हम और आप अपने दैनिक जीवन में देखें तो हम भी अगर चीज़ों का डिसीज़न लेते हैं तो कभी सही होता है, कभी गलत होता है। जो इसमें एक पॉइंट निकल आता है कि कई लोग इसमें डिस्कशन करते हैं, कई लोग एक साथ बहस करते हैं, तो इसमें देरी हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन उस देरी का कुछ प्रतिफल भी निकलता है। हम कहते हैं अगर ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा दिमाग लग रहे हैं, ज़्यादा आर्गूमेंट्स निकल के आ रही हैं, ज़्यादा पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, तो हम उनमें से कुछ बेहतर चीज़ों को निकाल सकते हैं और उससे कुछ बेहतर सल्यूशन मिल सकता है ना। यह भी सही है कि लोकतंत्र में आपका जल्दी लीडर्स भी आपके चेंज होते रहते हैं और कई बार बड़े फैसलों और सरकार की कार्यकुशलता पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। लेकिन हम किसी एक नेता को बहुत सालों तक लीडर बना के रख भी नहीं सकते हैं, है ना। उनमें चेंज आना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक ही लीडर आपका कई सालों तक आपका रहा आएगा तो उसके मन में आपका निरंकुशता का भाव उत्पन्न होने लगेगा कि बस वही एक लीडर है जो इस देश का करता धरता है, बाकी और आगे कुछ भी नहीं है। तो डिक्टेटरशिप के तौर पे ना जाए। इसलिए इन तर्कों से लगता है कि हम लोकतंत्र का जो रूप देखते हैं वो सरकार का आइडियल स्वरूप नहीं हो सकता है, पर वास्तविक जीवन में हमारे सामने ये सवाल नहीं होता। वहाँ सवाल ये होता है कि हमारे पास सरकार के स्वरूप के जो विकल्प हैं, जो ऑप्शंस हैं, उनमें लोकतंत्र किसी भी दूसरे से बेहतर है या नहीं। आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। हम डेमोक्रेसी की विपक्ष में बातें सुन लिए हैं, अब पक्ष में बातें सुन लेते हैं। चाइना की स्टोरी है, चाइना और इंडिया की स्टोरी है, जो वहाँ पे भूखमरी एक बार आई थी, उसके बारे में।
China's famine of 1958 to 1961 was the worst recorded famine in world history. Nearly 3 crore people died in this famine. During those days, India's economic condition was not much better than China, yet India did not have a famine on the kind China had. Economists think that this was a result of different government policies in these two countries. The existence of democracy in India made the Indian government respond to food scarcity in a way that the Chinese government did not. They point out that no large scale famine has ever taken place in an independent and democratic country. If China too had multi party elections, an opposition party, and a press free to criticize the government, then so many people may not have died in the famine. 1958 और 1961 के बिटवीन आपका चाइना में बहुत बड़ा भूखमरी आई थी, जिसको फैमिन को हम अकाल कहते हैं, अकाल सूखा, जैसे आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा आपका अकाल माना जाता है। इसमें तकरीबन चाइना के 3 करोड़ लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। उस टाइम पे इंडिया की भी स्थिति, जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, वो चाइना से बहुत बेहतर नहीं थी। हम चाइना से बहुत बेहतर नहीं थे उस टाइम पे भी, और इंडिया में इसका इम्पैक्ट बहुत कम देखा गया था। जो रीज़न माना जाता है कि जो इकोनॉमिक्स्ट हैं जो इसका रीज़न मानते हैं, वो मानते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो डेमोक्रेसी है, डिफरेंट टाइप ऑफ जो शासन चलाने का तरीका है, उसका है। क्योंकि चाइना में आपका जो कम्युनिस्ट पार्टीज़ आपका लीड करती हैं चाइना की पूरी पॉलिटिक्स, और इंडिया में हम किसी ऐसी एक पार्टी पर डिपेंड नहीं रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका डेमोक्रेसी के तौर पे सारी चीज़ें आपका इम्प्लीमेंट होता है। तो अर्थशास्त्रियों का मानना था कि डेमोक्रेसी सेटअप की वजह से इंडिया में ये सारी समस्याएं नहीं आई, क्योंकि गवर्नमेंट ने जितना भी आपका फूड सिक्योरिटी वाला सिस्टम था, सभी को भोजन उपलब्ध कराने की जो व्यवस्था थी, उस पर बहुत अच्छे से काम किया था। बल्कि चाइना ने इस हिसाब में कोई चीज़ देखी ही नहीं थी। इंडिया में ये सारी चीज़ें इसलिए हो पाई क्योंकि हमने जब बात की थी जवाबदेही की, अकाउंटेबल होने की। जवाबदेही एक ऐसी चीज़ है कि अगर जवाबदेही अगर आपकी नहीं बनती है तो आप डिक्टेटरशिप में चले जाते हैं, अगर आपकी जवाबदेही बनती है तो आपका डेमोक्रेटिक सेटअप रहा आता है। भारत में आपकी अपोजिशन पार्टीज़ भी हैं, यहाँ पे वो लोग दबाव बनाते हैं सत्ता दल पे, जो कि करंट सिटिंग पोजीशन पे होते हैं पार्टी में। और इसमें एक सीन ये भी रहता है कि इनको डर रहता है कि अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो अगले 5 सालों में, या जब भी चुनाव होने वाला है साल 2 साल में, तो हमारी सत्ता भी हमारे हाथ से जा सकती है। तो ये भी एक रीज़न है कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में किसी कंट्री का ज़्यादा भला हो सकता है। इसके उलट चाइना में आपका सिर्फ एक ही पार्टी है, जो जिसकी हमने बात की थी, द कम्युनिस्ट पार्टी, जिससे ही सारे नेता चुन के जाते हैं। उसी पार्टी का चाइना पे हमेशा से कब्जा रहा है। तो उन्हें इस बात की टेंशन थी ही नहीं, उन्हें इस बात की टेंशन ही नहीं थी कि हमारी सत्ता जा सकती है या लोगों के मरने से हमारी कुछ उसमें जवाबदेही बनती है। द एग्जाम्पल्स ब्रिंग्स आउट one of the reasons why democracy is considered the best form of government. Democracy is better than any other form of government in responding to the needs of the people. A non-democratic government may and can respond to the people's needs, but it all depends on the wishes of the people who rule. If the rulers don't want to, they don't have to act according to the wishes of the people. A democracy requires that the rules have to attend to the needs of the people. A democratic government is a better government because it is a more accountable form of government. जो हमने 1958-61 के बीच की चाइना और इंडिया की जो हमने बात देखी है, इस एग्जाम्पल्स हम ये चीज़ स्पष्ट कर लेते हैं कि लोगों की ज़रूरतों के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक जो शासन होता है वो ज़्यादा बेहतर होता है, ना कि आपका डिक्टेटरशिप वाला।
देखिए जो डिक्टेटरशिप वाला है, जो नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप होता है, उसमें देखिए सीन ऐसा है कि वो सुन भी सकते हैं पब्लिक की बात और नहीं भी सुन सकते हैं। लेकिन डेमोक्रेटिक सेटअप में ये सीन है कि आपको सुनना ही पड़ेगा, आपकी जवाबदेही बनती है जनता के प्रति, और आपको ये सीन करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे में जब हम डेमोक्रेसी चूज़ कर रहे थे तो हमने संविधान में कुछ ऐसे परिवर्तन किए थे, संविधान में कुछ बातें हमने ऐसी ऐड की थी कि जिसका पालन करना ज़रूरी भी है। क्योंकि इस देश में संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। संविधान में जो कानून और लॉज आपके दिए हुए हैं उनका पालन आपके लीडर्स को करना ही पड़ेगा, चाहे डिप्लोमेसी हो, चाहे वो शासन प्रशासन हो, कुछ भी हो, सभी को संविधान के उन नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो इससे बात ये निकलती है कि डेमोक्रेटिक सेटअप आपका उस संविधान का पालन करते हुए हमारे यहाँ पे लोक कल्याण सरकार का स्थापना किया जाता है, जिसके हिसाब से सरकार को बेसिक चीज़ें उपलब्ध करवाना अनिवार्य होता है। उसे शिक्षा भी देनी है, उसे फूड सिक्योरिटी भी देनी है, उसे सभी के राइट्स की रक्षा भी करनी है, और वो किसी के भी राइट्स को छीन नहीं सकती है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम देखें, चाइना जैसी गवर्नमेंट में जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं, वहाँ पे उन्हें जो शासन कर रहे होते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से जनता को ट्रीट करते हैं, है ना। डेमोक्रेसी में शासन करने वाला कैसा भी हो, उसे जनता की प्रति जवाबदेही उसकी बनती है। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप में आपका सीन ऐसा होता है कि वो अगर चाहेगा तभी जनता का भला होगा, नहीं चाहेगा तो नहीं भला होगा, ठीक है। A democratic government is a better government because it is a more accountable form of government. लोकतांत्रिक शासन प्रणाली दूसरों से इसलिए बेहतर है क्योंकि ये शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। अकाउंटेबल आपका जवाबदेही मतलब होता है, ओके। There is another reason why democracy should lead to better decisions than any non-democratic governments. Democracy is based on consultations and discussions. A democratic decision always involves many people's discussions and meetings. When a number of people put their heads together, they are able to point out possible mistakes in any decision. This takes time, but there is a big advantage in taking time over important decisions. This reduces the chances of rash of irresponsible decisions. Thus, democracy improves the quality of decision making. एक और ये रीज़न है कि लोकतांत्रिक सरकार में अच्छे और सही फैसले कैसे ले लिए जाते हैं, क्यों ले लिए जाते हैं एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के हिसाब से। भाई हम चैप्टर में हम लोकतंत्र और गैर लोकतंत्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोकतंत्र के बेनिफिट्स के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि इसमें जो एक पॉइंट आपका दिया हुआ था कि बहुत देर से फैसले लिए जाते हैं, तो और उसकी वजह से चीज़ें डिले होती हैं। लेकिन जब बहुत लोगों को हम उसमें लगाते हैं तो उससे हमको एक बेहतर रिज़ल्ट भी देखने को मिलता है। तो सीन ये है कि लोकतंत्र में आपका कोई एक व्यक्ति सीधा फैसला नहीं ले सकता है, इसमें बहुत सारे लोग मिलके एक फ़ैसले को लेते हैं। तो डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। ये आपका व्यापक चर्चा और बहस का विषय है। इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं जब एक साथ कई सारे लोग एक ही छत के नीचे बैठ के कई सारे किसी एक ऐसे डिस्कशन पे भाग लेते हैं। और तो उसमें होता ये है कि बहुत सारे लोग जब डिस्कशन में भाग लेते हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स निकल के आते हैं, बहुत सारे ओपिनियंस निकल के आते हैं। कोई एक ऐसा निर्णय होता है तो उसके प्रोज एंड कॉन्स को हम अलग अलग कर सकते हैं। तो हमको एक ज़्यादा लोगों के होने की वजह से हमको एक बेहतर डिसीजन मिलता है। अगर मान के चलिए कि आप अपने घर पे हैं, आप किसी समस्या में फंसे हुए हैं और अपने कमरे में बैठ के आप अकेले डिसीजन ले रहे हैं, तो कितना बेहतर आप डिसीज़न ले पाएंगे। हम कहते हैं आप अपने हिसाब से बहुत अच्छा डिसीजन लेके निकले हैं उस कमरे से, लेकिन जब आप बाहर आके डिस्कशन करते हैं तो 4 लोग मिलके उसमें से कई सारी कमियां निकाल देते हैं। लेकिन वहीं आप अपने पूरे फैमिली के साथ मिलके किसी एक पॉइंट पे एक डिस्कशन करते हैं तो उम्मीद है कि ज़्यादा लोगों के होने की वजह से भले थोड़ा सा डिले होगा, लेकिन डिले आपका ऐसे ही नहीं होगा, उस पर बहुत सारी चर्चाएँ होंगी, बहुत सारे आपकी खामियां निकाली जाएंगी, बहुत सारी अच्छाइयाँ निकाली जाएंगी, और फिर धीरे धीरे करते करते उसको परिष्कृत करते करते एक बेहतर आप पॉइंट पे, एक बेहतर नज़रिए पे पहुंचेंगे। तो ये भी आपका लोकतंत्र का एक फ़ायदा ही है। डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग।
तो इस प्रकार से आपका लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना को बढ़ाता है। दिस इज रिलेटेड टू द थर्ड आर्गुमेंट, डेमोक्रेसी provides a method to deal with differences and conflicts। तीसरा आपका तर्क ये भी है कि लोकतंत्र आपका मतभेद और जो टकराव होता है वो संभालने का सही तरीका उपलब्ध कराता है। In any society, people are bound to have differences of opinions and interests. These differences are particularly sharp in a country like ours, which has an amazing social diversity. People belong to different religions, different regions, speak different languages, practice different religions, and have different castes. They look at the world very differently and have different preferences. The preferences of one group can clash with those of other groups. How do we resolve such a conflict? The conflict can be solved by brutal power. Whichever group is more powerful will dictate its terms, and others will have to accept that. But that would lead to resentment and unhappiness. Different groups may not be able to live together for long in such a way. Democracy provides the only peaceful solution to this problem. In democracy, no one is a permanent winner, and no one is a permanent loser. Different groups can live with one another peaceful. In a diverse country like India, democracy keeps our country together. वाह, क्या बात है। किसी भी समाज में लोगों के जो सोचने का तरीका होता है, विचार करने का तरीका होता है, वो अलग अलग होता है। भारत की तरह भारी सामाजिक विविधता वाले देश में इस तरह का जो अंतर है वो और भी ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका सिर्फ एक ही रिलीजियस को फॉलो करने वाले लोग नहीं हैं। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, फ़ारसी, यहूदी, तरह तरह के लोग यहाँ पे रहते हैं। सबका सोचने का अलग अलग तरीका होता है। दुनिया को देखने का सबका एक अलग अलग तरीका होता है, नज़रिया होता है। लोगों की मान्यताएं अलग हैं, धार्मिक मान्यताएं अलग हैं, लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। यहाँ पे क्षेत्रवाद है, जातिवाद है, तो एलीट क्लास है। ये अलग अलग दृष्टिकोण रखने वाले लोग हैं, अलग अलग समूह हैं। एक समूह की पसंद और दूसरे समूह की पसंद में आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। इस कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह से सुलझाया जाए, ये आपका बहुत विचारणीय विषय है। अगर लोकतंत्र नहीं है, आज भी देखिए, चाहे भारत में लोकतंत्र हो चाहे ना हो, ये चीज़ें हमेशा उभर के आती हैं कि ऐसे जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उन्हें अपने लोग अपनी पावर के हिसाब से सेटलमेंट करते हैं। जो ज़्यादा पावरफुल होता है वो किसी कमज़ोर जो ग्रुप होता है उनके ऊपर दबाव बना के अपनी बातें मनवा लेता है। अगर किसी एक इलाके में हिंदू मुस्लिम है तो वहाँ पे अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है, एडमिनिस्ट्रेशन में जिनके ज़्यादा लोग हैं तो उनकी ज़्यादा चलती है, जिनकी जनसंख्या कम है तो उनके ऊपर दबाव ज़्यादा जल्दी बन जाता है। इससे देखिए, ठीक है, चलिए आप एक बार जीत लिए, आप एक बार हार गए। लड़ाई झगड़े में पावरफुल तरीके से किसी बात को निपटाने में दिक्कत सिर्फ इसी चीज़ की है कि वो लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होती है। वो लड़ाई कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि कभी एक बार आप कमज़ोर होंगे, कभी एक बार आप मजबूत भी होंगे, अगला आदमी फिर से कमज़ोर होगा, तो ये लड़ाई हमेशा चलती रहती है। तो इसका जो इन जो क्लैशेस वगैरह हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हैं, इनका जो तरीका है कि इसको किस तरह से ख़त्म किया जाए, तो ये लोकतंत्र में इसका तरीका निकाला जाता है। और तरीका ये है कि लोगों को, जो गवर्नमेंट्स होती हैं, वो सभी पे दबाव बना के रखती हैं, सभी की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए काम करती हैं। आपने कभी कभी चुनाव का बजट निकलता है तो मुस्लिम्स के लिए इतना बजट निकल के आता है, किसी मस्जिद वगैरह के लिए इतना बजट निकल के आता है। तो सभी के लिए इस एक पीसफुल तरीके से आपस में समझा बुझा के, आपस में चर्चा करवा के इन सारी चीज़ों को सुलझाया जाता है। सभी की कमियों को पूरा किया जाता है, लोगों की बेसिक नीड्स को पूरा किया जाता है, और गवर्नमेंट्स सबको साथ में लेके बैलेंस्ड करके आपस में चलती रहती है। These three arguments were about the effects of democracy on the
quality of government and social life. But the strongest argument for democracy is not about what democracy does to the government. It is about what democracy does the citizens. Even if democracy does not bring about better decisions and accountable government, it is still better than other form of government. Democracy enhances the dignity of citizens. बेहतर सरकार और बेहतर सोशल लाइफ के लिए सामाजिक जीवन के प्रभाव के हिसाब से हमने जो अभी 3 तर्क पढ़े हैं लोकतंत्र को, ये काफ़ी मजबूत साबित करते हैं। लेकिन लोकतंत्र के फेवर में सबसे जो मजबूत तर्क है उससे बनने वाली सरकार के कामकाज से जुड़ा हुआ नहीं है। ये तर्क लोकतंत्र और नागरिकों के रिश्तों का है। लोकतंत्र में नागरिक की जो हैसियत होती है वो किसी और व्यवस्था में नहीं होती है। वो किसी और गैर लोकतंत्र में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। अगर इस व्यवस्था में बेहतर फैसले लेने और जवाबदेही सरकार चलाने का काम न भी हो सके तब भी ये दूसरों से बेहतर ही है ना। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। As we discussed above, democracy is based on the principle of political equality, on recognizing that the poorest and the least educated has the same status as the rich and the educated. People are not subjects of the ruler, they are the rulers themselves. Even when they make mistakes, they are responsible for their conduct. लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पे काम करता है, पॉलिटिकल इक्वालिटी के हिसाब से काम करता है। यहाँ जो सबसे गरीब और अनपढ़ भी है उसको भी वही दर्जा मिलता है जो अमीर और पढ़े लिखे को दर्जा मिलता है। जनता किसी की प्रजा न होके खुद अपनी शासक होती है। अगर वे गलतियाँ करते हैं तो भी वे खुद इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, है ना। फाइनली डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ऑन मिस्टेक्स। लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरे से इसलिए भी बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। एज वी सॉ अबो, देयर इज़ नो गारंटी दैट मिस्टेक्स कैन नॉट बी मेड इन डेमोक्रेसी। नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन गारंटी दैट। The advantage in a democracy is that such mistakes cannot be hidden for long. There is a space for public discussion of these mistakes, and there is the room for corrections. Either the rulers have to change their decisions, or the rulers can be changed. This cannot happen in a non-democratic government. जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है कि ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में लोगों के द्वारा गलती नहीं होती है। गलतियां होती हैं। लोकतंत्र डेमोक्रेसी में इसकी गारंटी नहीं दी जाती है कि गलतियां नहीं होंगी। गलतियां आपकी होंगी। अगर आप डिसीजंस कोई ले रहे हैं, आप कई सारी बातों पे ध्यान दे रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई ये गलती निकल के आती है। लेकिन इसमें फ़ायदा ये है कि अगर गलतियां हो रही हैं तो आप उसको बहुत दिन तक लोकतंत्र में छिपा के नहीं रख सकते हैं क्योंकि सभी लोग फ्री हैं। कभी न कभी ये बातें किसी न किसी के सामने आ जाएंगी और अगर एक बार ये बात सामने आ गई तो इस पर सार्वजनिक चर्चा होनी तय है। जैसे मान के चलिए लीडर्स हैं, अगर उन्होंने कुछ ऐसी गलती की है तो वो कभी न कभी बातें निकल के सामने आ ही जाती हैं और एक बार अगर बातें निकल के आ गई सामने तो उसका मीडिया ट्रायल्स वगैरह होता है, लोग उस पर चर्चा करते हैं और उन गलतियों को सुधारने का डेमोक्रेसी में मौका भी होता है। अगर जो रूलर्स होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, जो इस देश को चला रहे होते हैं, अगर ये गलतियाँ वो लोग नहीं बदलते हैं, अपनी अगर गलतियाँ नहीं सुधारते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो चांसेस ये भी होते हैं कि उन रूलर्स को ही बदल दिया जाए। अगर गलतियां नहीं बदली जाएंगी तो फिर उन रूलर्स को ही बदल दिया जाएगा। ये जो चीज़ है ये डेमोक्रेसी में होता है, ये नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप में पॉसिबल नहीं है। सीधे सीधे चाइना का आप ऑप्शन ले लीजिए कि वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, वो लाइफ टाइम के लिए वहाँ के प्रेसिडेंट हो चुके हैं। अब उनको किसी भी तरीके से प्रेसिडेंट पद से नहीं हटाया जा सकता है। चाहे आप चुनाव कराएं चाहे ना कराएं, वो प्रेसिडेंट ही बना रहेगा। अब वो चाहे गलती करे, चाहे घोटाला करे, चाहे लोगों को मरवा दे, चाहे कुछ भी कर दे, आप उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अपने देश में जहाँ पे एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, लोकतंत्र है, यहाँ पे सीन ऐसा है कि अगर सरकारें गलती करती हैं तो उसको अगले 5 साल में जब भी आपका चुनाव आता है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, है ना। आप अपने क्षेत्र के पार्षद के तौर पे देख लीजिए, सरपंच के तौर पे देख लीजिए, अगर वो सरपंच सही तरीके से काम नहीं कर रहा है या पार्षद सही तरीके से काम नहीं कर सकता है तो अगले पार्षदी में या नगर पालिका चुनाव में, सरपंची के चुनाव में आप वोट करके उसको चेंज कर सकते हैं, किसी दूसरे को वहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है।
Let us sum it up. Democracy cannot get us everything and is not the solution to all problems, but it is clearly better than any other alternative that we know. If it offers better chances of a good decision, it is likely to respect people's own wishes and allows different kinds of people to live together. Even when it fails to do some of these things, it allows to way of correcting its mistakes and other more dignity to all citizens. That is why democracy is considered the best form of government. लोकतंत्र हमें सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं करा सकता, सब चीज़ नहीं दे सकता है, सभी समस्याओं का समाधान इस पे नहीं मिल सकता है, लेकिन ये बात साफ़ है कि ये दूसरी जो और व्यवस्थाएं हैं, जो और भी शासन प्रणालियां हैं और भी जो सेटअप है शासन करने का, ये उससे बेहतर है। उससे बेहतर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सही फैसलों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध होते हैं। इसमें लोगों की इच्छाओं का सम्मान किया जाता है। इसमें अलग अलग तरह के लोग ज़्यादा बेहतर ढंग से साथ रह सकते हैं। अगर इन सब में कुछ काम करने में अगर सफल नहीं हो पाते हैं, तब भी इसमें गलती सुधारने की संभावना बनी रहती है और इसमें सभी नागरिकों का ज़्यादा सम्मान बना रहता है। लोगों के राइट्स सुरक्षित रहते हैं। यहाँ पे आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलती है। यहाँ पे आप अपने लोकतंत्र में आप अपने हिसाब से अपना रिलीजियस आप फॉलो कर सकते हैं। आप कहीं पे भी धरना दे सकते हैं, कहीं भी आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर सकते हैं, थाना नहीं चलाएंगे, और इसमें आपको बोलने की आज़ादी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आपका एक डेमोक्रेसी का बेस्ट फॉर्म है, शासन का बेस्ट फॉर्म है। हम डेमोक्रेसी को कंसीडर कर सकते हैं द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। ये सारी चीज़ें आपको नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप में नहीं मिलेगी।